प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं सीके हिंदी वर्ल्ड। सीके हिंदी वर्ल्ड के अंतर्गत आप यूजीसी नेट में शामिल सभी प्रकार की रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जिस रचना पर बातचीत करने जा रहे हैं वह है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इसी हिंदी साहित्य के इतिहास पर अब हम लगातार शुरू से बातचीत करने जा रहे हैं। यह हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसा इतिहास है जिससे परीक्षा में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एकदम से शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम संस्करण के वक्तव्य से। प्रथम संस्करण के वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा हुआ है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, इसको हम ध्यान से देखेंगे। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कब कब प्रस्तुत किया गया था, कौन कौन सी रचना शुक्ल जी से पहले लिखी गई थी, उसके बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह पर ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया हुआ था। ठाकुर शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य का जो इतिहास इन्होंने लिखा हुआ था शिव सिंह सरोज के नाम से, वो 1833 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था। उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल वृत्त संग्रह का नाम दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके पीछे सन 1889 ईस्वी में डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। देखिए, जो शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ था उसको वृत्त संग्रह शुक्ल जी ने कहा, और डॉक्टर ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिए। और यह सन कि 1833 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, और 1889 ईस्वी में डॉक्टर ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से निकला, जिसको रामचंद्र शुक्ल बड़ा कविवृत्त संग्रह कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया और सहस्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथ में ले लिया। ध्यान रखेंगे, सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम नागरी प्रचारणी सभा ने अपने हाथ में ले लिया, और उसके बाद सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्ट में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। और उसके बाद सन 1913 ईस्वी में इन सारी सामग्रियों का उपयोग करके मिस्र बंधुओं ने श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिस्र बंधु विनोद निकाला। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने दूसरे रंग में प्रस्तुत किया है, हाईलाइट किया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह शुक्ल जी ने कह रहे हैं कि मिस्र बंधुओं ने निकाला। तो 1833 ईस्वी में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज निकाला, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह का नाम दिया। फिर 1889 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से अपना इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया और उसको शुक्ल जी ने बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। उसके बाद नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्टों के आधार पर सन 1913 ईस्वी में उन सारी सामग्रियों का उपयोग करके मिस्र बंधुओं ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास मिस्र बंधु विनोद के नाम से निकाला, मिस्र बंधु विनोद के नाम से, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। तो वृत्त संग्रह किसको कहा शुक्ल जी ने, बड़ा कविवृत्त संग्रह किसको कहा, और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह शुक्ल जी ने किसको कहा, इन तीनों प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य का इतिहास जो शिव सिंह सरोज के नाम से था वो कब प्रकाशित हुआ, जॉर्ज ग्रियर्सन का कब प्रकाशित हुआ, जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से है उसको शुक्ल जी ने बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा, और मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद कब प्रकाशित हुआ। इस प्रकार इन सब प्रश्नों को मिला करके आप देख रहे हैं कि इसी एक पैराग्राफ से ही बहुत सारे प्रश्न बन जा रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब से
तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों, शुक्ल जी शिक्षित जनता की प्रवृत्तियों की बार बार बात करते हैं। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में ये इंपॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल शिक्षित जनता की प्रवृत्तियों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके आधार पर सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण किया जा सके। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ला कहते हैं कि भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुंथी हुई वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाग किया हुआ है उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस कारण शुक्ल जी इन सब बातों को कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन जिन कालक्रमों में विभाजित किया है, कालक्रम के आधार पर विभाजित किया है, उसके पहले के इतिहासकारों ने ऐसा नहीं किया था या करने की कोशिश की थी पर स्पष्ट रूप से नहीं कर सके थे। इसीलिए शुक्ल जी ने कहा कि भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुंथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उसके पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 वृत्त संग्रहों की चर्चा की है। वृत्त संग्रह, बड़ा कवि वृत्त संग्रह और बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। किसको किसको कहा शुक्ल जी ने, वो हम पीछे दिखा आए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वही कह रहे हैं कि इस प्रकार की अगर हम आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर ऐसे ही आंख मूंद करके हम बंटवारा करते रहे तो किसी भी वृत्त संग्रह को हम इतिहास नहीं कह सकते। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आगे जो काल विभाजन किया हुआ है उसका उद्देश्य भी स्पष्ट किया हुआ है। ठीक है। अब एक बात और ध्यान देने की है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है वो मूलतः 5 या 6 वर्षों हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए हुए थे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जो संक्षिप्त नोट्स उन्होंने तैयार कर रखा था वही आगे चल करके हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में भी छप करके सामने हमारे आता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की, बार बार देखिए यहाँ पर दोबारा शिक्षित जन समुदाय आ गया, शिक्षित जन समूह, एक बार हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर से आता है। शिक्षित जन समूह की बदलती हुई मनोवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है उसमें समय की पाबंदी थी, समय की बाध्यता थी, मतलब एक नियत समय के भीतर ही उनको लिख करके तैयार करना पड़ा। ठीक है। इसीलिए इसमें जो थोड़ी बहुत सीमाएं दिखती हैं, जितनी भी सीमाएं दिखती हैं वो हम इन कारणों पर ध्यान देंगे कि इन कारणों की वजह से उसकी सीमाएं दिखती हैं। और उसमें बहुत सारी जो सामग्री जो बाद में उपलब्ध हुई शुक्ल जी के उसमें भी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए और सारी सीमाएं दिखती हैं। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक, शुक्ल जी यहाँ स्पष्ट रूप से फिर से कह रहे हैं कि साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री की मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रख करके कार्य पूरा किया गया है। शुक्ल जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जितनी सामग्री चाहिए थी उतनी सामग्री उनको उपलब्ध नहीं हो सकी थी और फिर समय के अनुसार जल्दी में उसको पूरा करना था इस विशेष उद्देश्य से, इसीलिए उनको जल्दी में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा करना
पढ़ा। ठीक है, तो जो भी हमको शुक्ल जी के इतिहास में आगे पढ़ेंगे, जब कुछ सीमा दिखेगी तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आलोचना करने से पहले कि शुक्ल जी ने अपनी बात को पहले से ही स्पष्ट करके रखा हुआ है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे देखते हैं, इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। ये हम प्रथम संस्करण का वक्तव्य पढ़ रहे हैं। प्रथम संस्करण के वक्तव्य में ही जो 1929 ईस्वी में जब पुस्तक प्रकाशित हुई थी, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था, तो प्रथम संस्करण के वक्तव्य में उन्होंने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया था अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, अब रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि इस पुस्तक को लिखते समय हमने किस पद्धति का अनुसरण किया है, उसको भी ध्यान से देखिए। तो जिस पद्धति का अनुसरण किया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। काल विभाजन का उनका आधार क्या है, किस आधार पर काल विभाजन करते हैं, उस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, ये हमने हाईलाइट किया हुआ है, विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। यदि किसी काल विभाग का नाम कोई विशेष नाम रखा गया है तो इसका मतलब यह है कि उस काल विशेष में विशेष ढंग की रचनाओं की अधिकता है और उस काल का नामकरण उन्हीं विशेष प्रकार की रचनाओं की अधिकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसी प्रकार आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है कि जो उस काल की रचना की जो प्रचुरता दिखाई देती है, विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई देती है, तो उस ढंग की रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर उस काल का नामकरण शुक्ल जी ने किया हुआ है और उसी आधार पर उस काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण भी बनाते हैं कि इस काल की विशेषता ये है, इस काल का लक्षण ये है, इस काल के भीतर इतनी इतनी विशेषताएं हैं। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ही ले ले, वह परिमाण में प्रथम के बराबर न हो सकी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न हो सकी। उन्होंने उदाहरण के रूप में, ऐसे देखिए आप पढ़ लीजिएगा, उदाहरण के रूप में इस बात को समझाया है कि मान लीजिए एक विशेष प्रकार की रचना है जिसकी संख्या 10 है। एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति को लेकर के 10 रचनाएं लिखी गई और अन्य विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों को लेकर के कोई 2 रचना लिखी गई, कोई 4 लिखी गई, कोई 5, कोई 6, तो सब मिलाकर के उस प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता अगर सबको जोड़ दिया जाए तब भी पहली प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता से अधिक जा रही है या बराबर हो रही है, तब भी पहली प्रकार की रचनाएं जिनकी एक विशेष पद्धति है, जो एक विशेषता के आधार पर लिखी गई हैं, वही विशेष मानी जाएंगी और उन्हीं के आधार पर उस काल का नामकरण किया गया है। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं हैं, 10, 5, 6, 7, 2 के क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचनाओं की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी, उसकी अधिकता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलाकर 20 हैं, जोड़ के ऐसे 6, 5, 11, 7 और 2 जोड़ करके 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। ठीक है, पहली बात शुक्ल जी काल विभाग को लेकर के पहली बात ये बताते हैं कि रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर। दूसरी बात यह है ग्रंथों की प्रसिद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है। रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि, ये 2 बिंदु नोट करने के योग्य हैं, इन दोनों को नोट करेंगे। पहला है रचनाओं की प्रचुरता, रचना की प्रचुरता मतलब अधिकता, और दूसरा है प्रसिद्धि, ग्रंथों की प्रसिद्धि, उसको ध्यान में रखेंगे। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग की बहुत से अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोट की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाएं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, तो सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रख करके काल विभाजन और नामकरण किया गया है, काल विभागों का नामकरण किया गया है। पहला कारण क्या है? पहला विशेषता क्या है? विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, और दूसरा कारण क्या है? ग्रंथों की प्रसिद्धि। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन किया है और नामकरण किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शुक्ल जी बता रहे हैं कि आदिकाल का नामकरण उन्होंने क्या रखा है। तो आदिकाल का नामकरण मैंने वीरगाथा काल रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा।
उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आदिकाल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, कौन कौन सी? अपभ्रंश की और देश भाषा या बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित हैं जो साहित्य की कोट में नहीं आती। इंपॉर्टेंट है। आदिकाल में जो जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित रचनाएं हैं उनको शुक्ल जी साहित्य की कोटि से बाहर कर देते हैं, साहित्य की कोट में नहीं आते। जो रचनाएं जैनों की धर्म तत्व निरूपण से संबंधित हैं, धर्म तत्व निरूपण से संबंधित हैं, उनको शुक्ल जी साहित्य नहीं मानते हैं। ठीक है, उनको शुक्ल जी साहित्य नहीं मानते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा या बोलचाल की। किस काल में? वीरगाथा काल में। आदिकाल को ही उन्होंने वीरगाथा काल कहा और उस वीरगाथा काल में दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा यानी बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं जो साहित्य की कोट में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। ठीक है, ये जो जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित रचनाएं हैं इनको शुक्ल जी साहित्य की कोट में नहीं रखते, साहित्य की कोट में ये नहीं आती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इनका उल्लेख सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि भाषा के विकास को दिखाने के लिए कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था, इसको दिखाने के लिए शुक्ल जी ने इन जैनों की रचना, जैन धर्मों की रचनाओं को भी उन्होंने स्थान दिया हुआ है। साहित्य की कोट में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों या फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। फुटकल दोहों के और भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के उस काल की यानी आदिकाल या वीरगाथा काल की किसी विशेष प्रवृत्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। और इस काल की जितनी भी रचनाओं को शुक्ल जी ने माना है, इन रचनाओं के आधार पर इसका नामकरण, उनमें से पुस्तकें जो चार पुस्तकें ही साहित्यिक है, 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंदर कितनी पुस्तकों को साहित्यिक माना है? साहित्यिक पुस्तकें हैं विजयपाल रासो, इसको ध्यान रखेंगे, ये सवाल पूछा जाएगा। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, ये साहित्यिक पुस्तकें हैं, इनको शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकों का नाम दिया है। आगे चलकर के देखते हैं कि जो और 8 पुस्तकें हैं उनको क्या कहते हैं? देश भाषा की पुस्तकें। साहित्यिक पुस्तकों की संख्या 4 और देश भाषा पुस्तकों की संख्या 8, कुल मिलाकर के 12। इन 12 पुस्तकों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का नामकरण किया है और उसको वीरगाथा काल के नाम से सुशोभित करते हैं। ठीक है, देश भाषा की कितनी पुस्तकें हैं? जो 8 पुस्तकें हैं उनमें से नाम को याद रखेंगे क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहते इसमें जिन पुस्तकों को आधार बनाया था उनमें देश भाषा की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो खुमान रासो देश भाषा की पुस्तक है, विसल देव रासो देश भाषा की पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जयचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली, इसको शुक्ल जी देश भाषा काव्य की पुस्तकें कहते हैं। ये जो 8 पुस्तकें हैं ये शुक्ल जी के अनुसार देश भाषा काव्य की पुस्तकें हैं। अब शुक्ल जी बता रहे हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर 4 साहित्यिक और 8 देश भाषा काव्य की इन 12 पुस्तकों को मिलाकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है उसी के आधार इन्हीं 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने लक्षण निरूपण और नामकरण किया हुआ है। और इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अंतिम 2 यानी खुसरो की पहेलियों को और विद्यापति को ले लीजिए, और अंतिम 2 हो गए, और बीसल देव रासो को ले लीजिए यानी दूसरे नंबर पर बीसल देव रासो और खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली, इन तीनों को छोड़ करके शेष सब ग्रंथ जो यहाँ दिए गए हैं 8 में से 5 बच रहे हैं वो सब क्या है? वीरगाथात्मक ही है। ठीक है, इनमें से इसको भी ध्यान में रखेंगे। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में
कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे शुक्ल जी इन पुस्तकों के बारे में भी डिटेल से लिखेंगे जब वीरगाथा काल का विश्लेषण करेंगे तब। अभी वो ये बता रहे हैं कि हमने वीरगाथा काल को यानी आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा, उसके बारे में बता रहे हैं। पहले उन्होंने काल विभाग के बारे में बताया, किस आधार पर उन्होंने नामकरण किया हुआ है। अब बता रहे हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल उन्होंने क्यों कहा, किन किन रचनाओं के नामकरण के, किन किन रचनाओं के आधार पर कहा, किन किन विशेषताओं के आधार पर कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शुक्ल जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस्र बंधुओं ने भी, एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन शामिल हैं, किन किन व्यक्तियों को मिलाकर के मिस्र बंधु कहा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। मिस्र बंधु इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मिस्र बंधुओं में कौन कौन शामिल नहीं है। ठीक है, कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, तो मिस्र बंधुओं में पहले कौन आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, नोट कर लीजिए इसको, श्याम बिहारी मिश्र। दूसरे कौन आते हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और तीसरे आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, और आपको भरमाने के लिए एक विकल्प और दिया रहेगा, कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो ये मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ठीक है, ये मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, बाकी तीन मिश्र बंधुओं में शामिल है। इन्हीं तीनों को मिलाकर के मिश्र बंधु नाम बना है, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अब शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी रखी है। उनका नाम है भगवद गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, सम्मतसार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रास, रेवत गिरिरास, नेमनाथ चौपई और US माला, उपदेश माला। ठीक है, इनमें से शुक्ल जी कह रहे हैं इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जो पहले की ये मान रहे हैं भगवत गीता, ये पीछे की रचना है। और जैसा कि उसकी भाषा से स्पष्ट है, तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे कुछ पंक्तियों का हवाला देते हुए लिखते हैं, कुछ पंक्तियां लिखते हैं, उसको बहरहाल मैं छोड़ रहा हूं, हम आगे चलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो एक पुस्तक है वो कह रहे हैं कि वो बाद की पुस्तक है, पीछे की है, अब शेष 9 बचती हैं। उनमें से उन 9 में से शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि इनमें से 2 नंबर वाली, 7 नंबर वाली, 9 वाली और 10 वाली, ये सब जैनों के धर्म तत्व निरूपण पर हैं और साहित्य की कोटि में नहीं आती। शुक्ल जी दोबारा कह रहे हैं, बल्कि तिवारा कह रहे हैं कि जैनों के धर्म तत्व निरूपण है, जो रचनाएं जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित है वो साहित्य की कोटि में नहीं आती। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि साहित्य की कोटि में से किसको बाहर कर रहे हैं शुक्ल जी, जो जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित है, उन रचनाओं को शुक्ल जी साहित्य मानने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका वर्णन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि भाषा के विकास को दिखाया जा सके, जो पीछे भी हमने पढ़ा। नंबर 6 योग की पुस्तक है, नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र है, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत नहीं है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव। एक में नंद के जौनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के जो मिश्र बंधुओं ने अपनी कुछ पुस्तकों को गिना करके, 10 पुस्तकों को गिना करके दिखाया था कि ये और पुस्तकें हैं, तो इन पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ये दिखा रहे हैं कि मैंने जो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा हुआ है, उस वीरगाथा काल के नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो मिश्र बंधुओं ने इतनी रचनाएं गिनाई हैं उनको मिलाकर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, मेरा नामकरण ठीक है। शुक्ल जी ऐसा बता रहे हैं। आगे देखते हैं। एक ही काल और एक ही कोट की रचना के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहां अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। अब शुक्ल जी आ जाते हैं आदिकाल के बाद आ जाते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल में कैसा कैसा वर्गीकरण किया हुआ है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक ही काल और एक ही कोट की रचना के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहां अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई है। उसके बाद फिर प्रत्येक धारा की 2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा तथा सगुण धारा की
राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है, उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह से दिखाई गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाती हैं। मतलब शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को दो स्पष्ट भागों में बांटा हुआ है। एक सगुण एक निर्गुण काव्यधारा है, एक निर्गुण काव्यधारा है और एक सगुण काव्यधारा है। ठीक है, और फिर इस निर्गुण और सगुण को भी दो दो भागों में बांट देते हैं। निर्गुण में जो आती है पहली शाखा वो ज्ञानाश्रयी शाखा है, ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल जी बताते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरी शाखा कौन सी है? प्रेमाश्रयी शाखा, या उसको प्रेम मार्गी या सूफी शाखा कहते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी शाखा उसको कहते हैं। और सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम काव्यधारा, राम भक्ति काव्य, राम भक्ति शाखा, और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरी कौन सी शाखा है? कृष्ण भक्ति शाखा। इन चारों शाखाओं को शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है, बल्कि विशेषताओं के आधार पर की गई है। हमने इनकी विशेषताओं को देखा, जो विशेषताएं स्पष्ट रूप से आपको भी लक्षित हो जाएंगी। उन विशेषताओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण, फिर निर्गुण में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, फिर सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, कुल मिलाकर के भक्ति काल को इन चार शाखाओं में जो विभाजित किया है, शुक्ल जी बता रहे हैं कि इनको मनमाने ढंग से विभाजित नहीं किया गया है, बल्कि उनकी विशेषताओं के आधार पर अच्छी तरह से समझ बूझ कर विभाजित किया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो शुक्ल जी अपने काल विभाजन और नामकरण की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं प्रथम संस्करण के वक्तव्य में ही, कि हमने ऐसा क्यों किया, पहले क्या था, पहले के इतिहासकारों ने, पहले के आलोचकों ने क्या लिखा है और उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, किस आधार पर कर रहा हूँ, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब आते हैं रीतिकाल पर। शुक्ल जी रीतिकाल के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? वो कहते हैं जो रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाजन करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्सों में कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने से पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए, स्पष्ट रूप से विभाग का कोई पुष्ट आधार तो होना ही चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यावलोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी मुझे नहीं मिलता है। शुक्ल जी ने रीतिकाल का जो विभाजन किया हुआ है, रीतिकाल में जो 3 प्रकरण उन्होंने बना रखे हैं, तो उन्होंने जो 3 प्रकरण बना रखे हैं उसमें से शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि अभी मैंने उसमें कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया हुआ है। रीति ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यावलोचन करने पर आगे चलकर शायद कोई विभाजन मिल जाए, परंतु अभी शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि अभी तक मुझे इस विभाग का कोई आधार नहीं मिला हुआ है, इसलिए अभी हम इसको इतने पर ही किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि रीतिकाल को उन्होंने प्रकरण 1 में रीतिकाल के 3 प्रकरण किए हुए हैं। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय देते हैं, प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवियों का जिक्र करते हैं और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवियों का वर्णन करते हैं। इसीलिए कोई विशेष विभाजन उन्होंने नहीं किया हुआ है। हम यहाँ देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने रीतिकाल में जो 3 प्रकरण किए हुए हैं, प्रकरण 1 में क्या है, उन्होंने रीतिकाल के कवियों का सामान्य परिचय दिया हुआ है, रीतिकाल का सामान्य परिचय। ठीक है, रीतिकाल के उदय और इस प्रकार की अनेक बातों के बारे में। दूसरा जो प्रकरण 2 है उसमें रीति ग्रंथकार कवियों के बारे में लिखते हैं, रीति ग्रंथकार कवि। और जो तीसरा प्रकरण 3 आता है उसमें रीतिकाल के अन्य कवियों का विवरण देते हैं। जो प्रकरण 3 होता है, प्रकरण 3, तो रीतिकाल के अन्य कवि, प्रकरण 3 में कौन आते हैं? रीतिकाल के अन्य कवि। ठीक है, इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल में कितने वर्गीकरण किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, आगे कौन सा आधार मिल सकता है, इसकी संभावना के बारे में छोड़ करके आगे चलते हैं। जितना उनको मिला था उसके आधार पर वर्गीकरण किए हुए हैं। फिर लिखते हैं कि रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। एक बात तो उन्होंने कहा, 2 बातें उनको और कहनी है, और वो ये है कि इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ।
परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में शुक्ल जी रीतिकाल के कवियों के बारे में प्रवृत्त नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, कवि कीर्तन करना नहीं। कवियों के बारे में बहुत डिटेल से वो इसलिए नहीं देना चाहते थे कि कवियों का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, बल्कि साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा कर रहे हैं। इसलिए वो कवियों के परिचयात्मक विवरण प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही ले लिए। यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हुए हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। किसके बारे में कहें? किस काल के बारे में? रीति काल के कवियों के बारे में, सब काल के कवियों के बारे में नहीं। यहाँ रीतिकाल पर फोकस करना है कि रीतिकाल के संबंध में जो दो बातें और कह रहे हैं, उसमें से पहली बात यह है कि इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में वो अधिक नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य रीतिकाल के कवियों का कीर्तन करना नहीं था, बल्कि साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। इसीलिए जो मिश्र बंधुओं से मिला उसको लेकर के उन्होंने इसमें लगा दिया। तो कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट है यह कथन, रामचंद्र शुक्ल जी का है। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया हुआ है, उनसे लेने के बाद मैंने परिवर्तन भी किया है, परिष्कार किया है। जैसे ठाकुर के बारे में, दीनदयाल गिरी के बारे में, राम सहाय के बारे में, रसिक गोविंद के विवरणों में मैंने परिवर्तन किया हुआ है। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। मतलब कवियों के नाम खूब इन्होंने लिए हुए हैं और खूब ग्रंथों के नाम लिए हैं, उतने पर्याप्त हैं। जो छूट गए हैं तो छूट जाने की वजह से कोई हानि नहीं हुई है, शुक्ल जी ये कह रहे हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसको नोट करिएगा। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हुए हैं, शुक्ल जी का कथन है। आगे देखते हैं। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। इंपॉर्टेंट कथन हो सकता है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कथन हो सकता है, पूछ लिया जाएगा। रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। उसके बावजूद भी शुक्ल जी ने बहुत सारी आलोचना कर रखी है, बहुत सारे कथन इनसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा, पर वहां भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से बहुत कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है, ठीक है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल या किसी और काल के कवियों के साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझने के लिए तो है। आगे देखते हैं शुक्ल जी क्या कहते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। रीतिकाल के बाद वो आधुनिक काल में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार पूछा जा चुका है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, पूछा जा सकता है, फिर से इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उसको आरंभ तक ला करके उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देना का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक भला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी न माना, वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया हुआ है। जो उनके समकालीन कवि रचनाकार थे उनको छोड़ देना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको शामिल कर लिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कथन, इसको नोट करेंगे। पहले ही बता दिया, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, अब शुक्ल जी ये बताना चाह रहे हैं कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए कहां कहां से सहयोग लिया हुआ है। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास
हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 की जनवरी के महीने में निकल चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, तथ्य के रूप में इसको याद रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में लिखा गया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। पहले वो बच्चों के लिए क्लास नोट्स तैयार किए हुए थे, उसके बाद हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था जनवरी 1929 ईस्वी में। ठीक है, जनवरी 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से जनवरी 1929 में निकल चुका है। इसको विशेष रूप से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तथ्य के रूप में पूछ लिया जाता है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषतः शुरू में और अंतिम में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कई परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधरकृत हमीर रासो। हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासो के ही हैं। ऊपर वाली ये जो मैंने रेड कलर में कर दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे तथ्य के रूप में। आगे चलते हैं। अब शुक्ल जी अब हम देखते हैं कि मिश्र बंधुओं के, अब यहाँ पे कहाँ कहाँ से शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में सहयोग लेकर के लिखा हुआ है, उसको दिया हुआ है। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख कर ही चुके हैं। अब रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने उनका सहारा लिया है, वो लिख ही चुके हैं, ठीक है, और उसको उनको फिर वो धन्यवाद देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास की रचना हिंदी कोविद रत्नमाला, उनसे उन्होंने सहयोग लिया। श्रीयुत पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, उनसे शुक्ल जी ने सहयोग लिया कविता कौमुदी से। श्री वियोगी हरि जी की रचना ब्रज माधुरी सार, इससे शुक्ल जी ने सहयोग लिया। ये सब रचनाएं याद रखेंगे, कौन किसकी रचना है, सही जोड़ा मिलाने में पूछी जाती है। बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्री रामनरेश त्रिपाठी पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार से बहुत कुछ सामग्री शुक्ल जी ने ली हुई है। अतः उक्त तीनों महानुभावों को अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए हैं, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वे आजकल बड़ी बदमाशी समझते हैं। तो ये 1929 ईस्वी में जब प्रकाशित हुई थी उनकी हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक, तो 1929 ईस्वी में प्रथम संस्करण का वक्तव्य हमने आपके सामने पढ़ा, और इसमें जो भी सवाल महत्वपूर्ण है उसको हमने हाईलाइट कर रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। शुक्ल जी ने जहां जहां से सहयोग लिया है, जो उन्होंने इस तरह से बताया है, इन पुस्तकों के नाम भी याद रखेंगे। श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला, रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार, इन सब रचनाओं को विशेष रूप से याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में भी दो बातें कही हैं। जो अगला संस्करण संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1940 में आया हुआ था, उसके बारे में शुक्ल जी ने अपनी बातें रखी हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर रखा था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शुक्ल जी का ये बात। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा या काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने क्या देखा कि शुक्ल जी ने जो जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित रचनाएं थी उसको भी साहित्य मानने से इनकार कर दिया, और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं हैं उसको भी साहित्य मानने से शुक्ल जी इनकार कर दे रहे हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। आदिकाल के अंतर्गत शुक्ल जी ने किन किन लोगों की रचनाओं को साहित्य कोटि में नहीं माना है, तो सिद्धों की रचनाओं को, योगियों की रचनाओं को और जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित रचनाओं को, इन सबको उन्होंने साहित्य की कोट से बहिष्कृत किया हुआ है, साहित्य नहीं माना है। यह प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है क्यों नहीं माना उन्होंने, इसको लेकर के एक
प्रश्न भी खड़ा होता है, उसको डिटेल से लिखते हैं। तो यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं कि आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपरा का बहुत कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोट में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई प्रधान धारा नहीं मानी जा सकती। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस रूप में नहीं कि यह कथन किसका है, ऐसे सीधा पूछेगा तो आप समझ ही जाएंगे कि शुक्ल जी का है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत किसकी रचनाओं को साहित्यिक नहीं माना है, साहित्यिक कोटि में नहीं रखा हुआ है, सिद्धों की, नाथों की, योगियों की, नाथों की या जैनों की या उपर्युक्त दोनों की या उपर्युक्त तीनों की, सभी को बहिष्कृत किया हुआ है, साहित्यिक कोट में नहीं रखा है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव का विशेष रूप से पर विचार किया हुआ है, क्योंकि उनके संबंध में कई बातें प्रचलित हैं। ठीक है। और रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को बहुत विस्तार के साथ दिखाया गया है। गणानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक विवेचन भी विशेष रूप से आपको मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं, विलक्षण बाधाएं जो जो भी पड़ी हैं, उनका विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है और जो पिछले संस्करण में जो गड़बड़ियां रही होंगी उसको भी ठीक कर दिया जा चुका होगा। ठीक है। पिछले संस्करण में वर्तमान और आज तक चले आते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है। जो पिछले संस्करण में छूट गया था उसको 1929 के संस्करण में जो छूट गया था 1940 के संस्करण में उसे पूरा कर दिया गया। ठीक है। अब देखते हैं कि शुक्ल जी ने काल विभाजन कैसे किया हुआ है। काल विभाजन को देख लेते हैं। काल विभाजन का आधार, नामकरण का आधार को बता ही चुके हैं, अब उनको देख लेते हैं काल विभाजन के बारे में। जैसे काल विभाग के बारे में शुक्ल जी ने लिखा हुआ है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की, देखिए फिर से आता है, जनता की चित्तवृत्ति के बारे में बार बार वो बात करते हैं। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे जब, तो यह बात निकल करके बार बार सामने आएगी। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इस पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना है, वैसे ही रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की इसको आप प्रस्तावना समझ सकते हैं। ठीक है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ किसके आधार पर होती है? राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इन चार परिस्थितियों का उल्लेख शुक्ल जी ने किया हुआ है। यह सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। किन किन परिस्थितियों के अनुसार होती है? इन चार परिस्थितियों के अनुसार होती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ साथ होना आवश्यक है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों की रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से हो रहा है और किस प्रकार हुआ है। 900 वर्षों के साहित्य को 4 कालों में बांट दिया है उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय निर्धारित कीजिए, कब से कब तक है, ये इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को उन्होंने दोहरा नामकरण किया है। शुक्ल जी ने, कौन से इतिहासकार ने दोहरा नामकरण किया है? शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आदिकाल ब्रैकेट में लिखे हैं वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, इसको याद रखेंगे। पूछा आता है शुक्ल जी के अनुसार वीर गाथा काल या आदिकाल का समय कब से कब तक है? संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल का समय कब से कब तक है? संवत 1375 से 1700 संवत तक। और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय कब है? संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल या गद्य काल, आधुनिक काल को शुक्ल जी किस नाम से पुकारते हैं? गद्य काल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आधुनिक काल को गद्य काल कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल शुक्ल जी कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं और आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। आधुनिक काल का समय, गद्य काल का समय संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक, इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट।
आगे ये लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती नहीं थी, क्योंकि शुक्ल जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमने किस आधार पर रचना किसी विशेष काल का नामकरण किया हुआ है, रचना की प्रसिद्धि के आधार पर, और दूसरा उस किस प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता है उसके आधार पर उन्होंने बता रखा है शुरू में ही। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार इसका नामकरण किया गया है, पर यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग पर होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उस काल की विशेष प्रवृत्तियों की सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत आती होंगी, पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो शुक्ल जी ने बता दिया कि हम किस आधार पर अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने किन किन कालों में विभाजित किया है, किस आधार पर विभाजित किया हुआ है, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो उनमें किस प्रकार की प्रवृत्तियां होंगी। पहले खास प्रकार की रचनाओं और उनके लक्षण पर बातचीत करेंगे, उसके बाद जो अन्य प्रकार की प्रवृत्तियां बची रहेंगी उनको फुटकल खाते में डाल करके उस पर भी बातचीत की जाएगी। शुक्ल जी का कहना यह है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आप आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सीखे हिंदी वर्ल्ड के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं। आप इस पर संक्षिप्त नोट्स लगातार बनाते जाएंगे। इससे जो भी सवाल पूछे जाएंगे, हम जिसमें जो भी नोट करवा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कहकर जो हाईलाइट करके दिखवा रहे हैं, वह प्रश्न जरूर पूछे गए हैं, जरूर पूछे जाएंगे, किसी न किसी रूप में अवश्य पूछे जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास का समय 1929 है प्रथम संस्करण, और 1940 ईस्वी में द्वितीय संस्करण आया हुआ था। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए वो हमने आपको बता चुके हैं। अगली कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।